Let's start our conversation with Sanjeet Sashidharan sir. What is the primary action that one should take? Because this is all about the taking action on time and correctly. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे वाले केसेस में बाईस्टैंडर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. सो हर डिजीज में एक अलग रिएक्शन होना चाहिए, बट क्लासिकली देर आर फ्यू थिंग्स हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रोक. अगर पैरालिटिक अटैक अगर आता है तो दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट है किसी को भी. सडनली मुंह ये टेढ़ा हो जाता है, एक हाथ काम करना बंद हो जाता है, तो बाई स्टैंडर जो रहता है वो देख के डर जाता है. पहली बात तो डरना नहीं है, सबसे पहले डरना नहीं है. एंड इम्पॉर्टेंटली ये अगर देखोगे तो नोटिस करो कि क्या होता है. जैसे कि स्ट्रोक में वेरी सिंपल नोटिस करना, FAST, मतलब अगर फेशियल एसिमेट्री हो, यू कैन टेल देम टू स्माइल एंड द स्माइल इज नॉट प्रॉपर. सिमेट्री नहीं है स्माइलिंग में. नहीं तो हमने बोला दोनों हाथ ऊपर रखो, एक हाथ ऐसे नीचे चला गया. ओके, एनी ऑफ दीज थिंग्स, स्पीच बात करने को नहीं हो रहा बराबर से. हाँ, देन द टी इज अ टाइम टू कॉल. इमीडिएटली कॉल द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज to come and pick up this patient. That is the first response. You can help many people by doing this as your first response. Just calling up the person, the 108 ambulance or the ambulance that you know, a well-equipped ambulance to come and pick up this patient. ये सबसे important बात है. पहले ये करो. Okay, उसके बाद समझ लो आपको स्ट्रोक में तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पेशेंट को एक जगह पे लेटा के उसके जो शर्ट कॉलर बटन्स वगैरह सब ओपन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ ही इज़ वॉमिटिंग, एक बाजू में उसको लेटा के रखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर वो सीजर कर रहा है, उसके हाथ में चाबी देना, उसको सूंघाना, कुछ भी वो सब नहीं करना चाहिए. वी शुड जस्ट लाई डाउन द पर्सन इन वन साइड सो दैट ही डजंट हर्ट वनसेल्फ. और इफ ही वॉमिट्स आउटसाइड. ये चोकिंग प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है. तो वो हम करते हैं स्ट्रोक में. अभी कार्डियक सिस्टम में क्या करना है? अभी समझ लो हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक को भी रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि स्वेटिंग हो गया, एक तरीके से घबराहट हो गया, ही इज़ फीलिंग धड़-धड़ हाथ में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, ओके, और ही इज़ नॉट फीलिंग ओके एट द होल ऑन द होल, ही हैज़ गॉट अ हिस्ट्री ऑफ फादर और मदर हैविंग सम प्रॉब्लम. ऐसे लोगों को हार्ट अटैक जल्दी रिकॉग्नाइज़ करके सिमिलरली इस पेशेंट के लिए भी इमीडिएटली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फ़ोन करना ज़रूरी है. आप वो टाइम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे. वो टाइम पे इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू क्विकली कॉल द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम इफ यू हैव ब्लड प्रेशर एंड पल्स, जो आजकल बहुत सारे घरों में होते हैं, ब्लड प्रेशर लगा कि बीपी कितना है, पल्स कितना है और ऑक्सीजन कितना है, वो देख सकते हो मैक्सिमम. बट इम्पोर्टेंटली घर में अगर एस्पिरिन हो तो दैट एस्पिरिन कैन बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर पेशेंट which will definitely help this patient to survive for a longer period of time. This is what you can do if you have a cardiac system. If there is trauma, अगर trauma है तो ज़्यादा सोचना नहीं है. Immediately What is the definition of trauma? What are the cases do you? trauma मतलब समझ, so for example there is a road traffic accident, okay, और नहीं तो घर पे वो ऊपर चढ़ रही थी एंड माले से गिर गई है. ऐसा अगर गिर गई तो देयर इज अ हेड इंजरी अगर हुआ है, ओके, एट दैट टाइम ज़्यादा कुछ करना नहीं है. इमीडिएटली लेट द पर्सन रिमेन इन दैट सेम पोजीशन. जैसे कि अगर समझ लो वो ऊपर से गिर गया, उसको उठा के किधर रखने की कोशिश ना करो, ओके, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि स्पाइन डैमेज हुआ है, और अगर स्पाइन डैमेज हुआ है और हमने एक अलग तरीके से उठाने की कोशिश किया तो स्पाइन डिसलोकेट हो जाएगा, और डिसलोकेशन होते ही पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? समझ लो सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है. सर्वाइकल स्पाइन ये वाली स्पाइन होती है जो नेक के अंदर होती है. वो अगर अपसेट हो गया है, वो गिरने के बाद गिर गया 5 फीट के ऊपर से भी अगर गिरा तो सर्वाइकल स्पाइन कैन गेट डैमेज्ड. 5 फीट ज़्यादा नहीं है. 5 फीट वही माला में ऊपर से गिर भी गए तो दैट कैन गेट डैमेज्ड. अगर वैसा डैमेज अगर हुआ, ओके, और हमने पेशेंट को उठा के एक सोफा पे रख दिया, ओके, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट स्पाइनल इंजरी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पेशेंट कैन विल बी पैरालाइज्ड राइट फ्रॉम अप टू डाउन फॉर लाइफ. और ऐसा हुआ है कि पेशेंट का रिलेटिव्स उन लोग मानते हैं कि भाई हमको उसको ठीक ही करना है. पेशेंट गिरा है, पेशेंट गिरने के बाद उनको नहीं समझ में आया कि पेशेंट का हाथ और पैर नहीं हिल रहा है क्योंकि स्पाइन में डैमेज हो रहा है. उन्होंने क्या किया है, पेशेंट को उठाया है और चेयर पे रखा हुआ है, और चेयर पे उसको हवा-ववा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं. ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया है कि वो गिर गए ऊपर से, वो हाथ-पैर हिला नहीं रही है, उनको हमने सोफ़ा पे लिया है, हाँ, और हमने हमने उसको हवा मार के हम उसको ठीक कर रहे हैं. अब पसीना-वसीना ठीक हो रहा है उसका, वो होश में है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है. अब इसने क्या कर दिया इसमें? इसमें उन्होंने स्पाइन को अल्टर कर लिया, पेशेंट को बिठा दिया, दे हैव कॉज़्ड डैमेज. तो अगर ट्रॉमा में गिर जाए तो कुछ नहीं करना है. लेट द पर्सन रिमेन लाइक द वे इट इज. कॉल द एम्बुलेंस सर्विसेज, उनको आने दो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
2% of only people are trained for the CPR. Do you think that CPR training will help us take care of such kind of cases more Yes. better way? Yes. So when you have a cardiac problem, जैसे कि छाती में दर्द हो रहा है and suddenly person has collapsed down. जैसे कि अगर आप जिम में जाओगे, if you go to the gym, you have many people who are on the treadmill and they suddenly collapse. ये बहुत बार होता है जिम्स में आजकल बहुत सारे सुनते हैं कि he is driving, he's running on the treadmill and suddenly he feels unresponsive and he falls down. This has happened so many times, isn't it? So at that time, the only thing that can make this person survive is actually bystander CPR. Now what is bystander CPR? It's very simple. बहुत ही simple है bystander CPR. हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है. हमको पेशेंट के ऊपर, छाती के ऊपर अपना वन हैंड ऑन अदर हैंड रखना है और ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, ये जो बोन होती है इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसके ऊपर हमको हाथ रखना है एंड यू टू जस्ट पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. हमने ऐसा सुना है कि माउथ टू माउथ देना जरूरत नहीं है. ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ये सब का कोई जरूरत ही नहीं है. जस्ट पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज मिनट एक 100 टाइम्स पुश करना है. पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. मतलब अगर आप ऊपर खड़े तो 1 2 3 4 करके पुश करना है. पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज 100 टाइम्स इन 1 मिनट. अगर ये हम कर पाएंगे, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड दैट पेशेंट्स विल सर्वाइव. देयर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड पेशेंट्स विल सर्वाइव till the emergency medical services come. I'll tell you one thing. When patients have heart attacks, many of them, only 10% of them actually reach the hospital with this kind of situation. So 90% of them are dying because bystander CPR हो नहीं रहा है. And अगर मैं चाहूँ तो everybody in the country, everybody in the world should actually know bystander CPR. इसमें कुछ है नहीं. इसमें you have to just figure out that the patient has suddenly collapsed. और कुछ करना ही नहीं है, सीधा CPR चालू करना है. खाली push hard and push fast. Most often क्या होता है, when you do push hard and push fast, in some time patient will wake up. In some time patient will start breathing and you will probably save a life. This is something that is very, very important over here. Another thing is, if you go to the malls, अगर आप malls में जाओगे, अभी के malls में, अभी के जो नए-नए malls मुंबई सिटी में आए हैं, तो you will find a small device in red color called as AED. आप देखोगे, malls में देखोगे, railway stations में देखोगे, airport पे देखोगे, it's called AED. Okay, आधे जन को पता ही नहीं है होता क्या है. So that AED is kept on the wall. It is said that if a person is fallen down, open that AED and get that machine to you. उसमें सब कुछ लिखा है करना क्या है. उसमें सब कुछ लिखा है what to do. For example, उसमें लिखा हुआ रहेगा take the sticker, apply it over on the chest, take the sticker, apply on the other chest. वो बोलता है, वो AED जब ऑन करेंगे ना, वो बोलता है कि after that stand aside, analyzing rhythm. It says that and then it gives shock. Shock जिसको बोलते हैं that saves life. हमको कुछ नहीं करना है उसमें, वो हमको बताएगा क्या करना है. Okay, unfortunately this is what the EMS needs to do. EMS जब भी वहां से हमारे पास आता है पेशेंट के पास, तभी it analyzes, the EMS emergency medical services analyze the rhythm, जो हार्ट का रिदम है. और हार्ट का रिदम अगर एबनॉर्मल रहे तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उसको शॉक देना. ये शॉक आना उसको पहले वहां से इधर आना पहुंचना पड़ेगा ना, और इधर पहुंचते पहुंचते पेशेंट भी जिंदा होना चाहिए. सो ये बायस्टैंडर CPR चालू है और फिर वो आता है और फिर हम शॉक देते हैं, पेशेंट विल सर्वाइव. Similarly, if you are in a mall और mall में patient has fallen down, you have first called for help and done bystander CPR. You find the device. All you have to do is get the device to the head end of this patient, tell somebody to get it, and उसमें सब कुछ लिखा है कि करना कैसा है. ठंडे दिमाग से अगर करोगे तो हम शॉक दे पाएंगे, वहां कब आएंगे. Bystanders are often hesitant कि वो जब भी ऐसे इमरजेंसी केसेस आते हैं, वो लोग कतराते हैं थोड़ा. They don't get involved in it. Is it because of the policies? Is it because of the lack of knowledge? Like, there are few government laws like Good Samaritans. So, what would you suggest to the people that in case to avoid such complications, that how safe they are, even if they are helping some complicated cases? So first of all, it's very important to understand humanity, isn't it? If there is a person who's fallen down, it's very important to save that life. That is the first thing that will come to anybody's mind. But yes, there have been issues where people feel that अरे अगर मैंने इसको हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे पुलिस क्वेश्चन कर लेंगे, या मेरे को उधर बहुत झमेला हो जाएगा, ये सब मन में आता है. बट almost now it's been a couple of years since we have passed something called as a Good Samaritan law. Okay, ये हमारे पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है, एक बिल के तौर पे पास भी हो चुका है, गुड समैरिटन लॉ. अब ये गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, इसमें ऐसा बोला गया है कि समझ लो कोई इमरजेंसी घटा, आप वो पेशेंट को इमरजेंसी सर्विस में लेके गए, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपको कोई भी बिल भरने की जरूरत नहीं है.
वो पेशेंट का फर्स्ट एड हो गया, वो पेशेंट का इमरजेंसी केयर हो गया, दैट हॉस्पिटल विल डू फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। कोई भी पुलिस आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना आपको इंटरोगेट कर सकता है। दिस इज गुड समैरिटन लॉ। इसका मतलब ये है कि बेझिझक आप पेशेंट को उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो, एंड देयर विल बी एब्सोल्युटली नथिंग wrong in doing that. This is called as good Samaritan law. It is good that our country has already passed this law as a bill, and it is for everyone to understand that nobody will question you if you are going to help somebody. This is very, very important for us to understand. चलो पेशेंट हॉस्पिटल तक जब ही आ जाता है एंड ही गेट्स इनटू द आईसीयू, what kind of most amount of cases in ICU that you come across to? So ICU is a mixed bag. There's a lot of things. आज की तारीख में बहुत सारे ICU, स्पेशलिटी ICUs आ गए हैं। बहुत सारे ICU, जैसे कि हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट सुना रहेगा आपने, मेडिकल इंटेंसिव केयर MICU सुना रहेगा, आपने सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट सुना रहेगा, आपने ICCU, ICCU कॉर्नरी केयर यूनिट सुना रहेगा, ITU सुना रहेगा, इंटेंसिव ट्रॉमा यूनिट सुना रहेगा, रेस्पिरेटरी IRCU. So every ICU is now specialized. Initially बहुत पहले इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब वो होता है जो पेशेंट इज वेरी वेरी सिक, उस पेशेंट को आईसीयू में लाएं, या ऐसा था। लेकिन अभी आईसीयू में लाने के बाद हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं, हम उनको सर्जिकल आईसीयू में भेजते हैं। अगर समझ लो सर्जिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ गया है, पेशेंट को ट्रॉमा हो गया है और पेट में से ब्लीडिंग हो रहा है, तो दिस पेशेंट विल गो टू सर्जिकल आईसीयू। वो ऑपरेट होके आएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा, सर्जिकल आईसीयू। सिमिलरली रिकवरी रूम और सर्जिकल आईसीयू बोलते हैं। सर्जिकल आईसीयू क्या होता है कि भाई पेशेंट कार्डियक सर्जरी हुआ है, अभी उनको देखभाल करना है आईसीयू में 4-5 डेज के लिए, तो उसको सर्जिकल आईसीयू में हम शिफ्ट करते हैं। अभी समझ लो पेशेंट को पॉइजनिंग हो गया है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको हम मेडिकल आईसीयू में डाल देते हैं। हम केसेस को पूरा सेग्रीगेट करते हैं। और ये क्यों करते हैं हम लोग? ये इसके लिए करते हैं ताकि हमको पता है कि ये आईसीयू में खाली यही केसेस होने चाहिए, तो वो स्पेशलाइज्ड आईसीयू बन जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के नर्स ट्रेंड होते हैं वो केसेस देखने के लिए। जैसे कि अभी कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी, जैसे CABG बाईपास ऑपरेशन के बाद अगर आए, तो नर्सेस और डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड फॉर दैट ओनली, तो यू आर सर्टेन दैट द आउटकम्स ठीक हो जाएंगे। अगर समझ लो पेशेंट एकदम इन्फेक्टेड है, जैसे कि आपने सुना रहेगा कोविड करके बीमारी आया था, सबको पता है कोविड क्या होता है। जब कोविड आया तो हमने क्या किया? कोविड के लिए स्पेसिफिक आईसीयूज बने, आइसोलेशन आईसीयूज। तो वैसे हमारे पास आइसोलेशन आईसीयूज भी होते हैं, जहाँ पर मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, कोविड हो गया, ये सब को एक जगह पे रखते हैं ताकि बाकी सब पेशेंट सुरक्षित रहे। सो it is we get all kind of cases, right from the respiratory tract infections, urinary tract infections, sepsis जिसको बोलते हैं, this is the biggest killer in our country, sepsis। sepsis का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी के सिस्टम से वायर हो जाते हैं, इसको हम sepsis बोलते हैं। एंड sepsis is something that is killing many people. Of course initial mortality sepsis का 60-70% होता था। sepsis की वजह से पेशेंट मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर मतलब ये है कि लंग्स, लिवर, ब्रेन, हार्ट, एवरीथिंग इज नॉट, नथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली। दिस इज कॉल्ड मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। जब ऐसा जब हो जाता है तो पेशेंट की चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लो। तो अभी आजकल सेप्सिस की मोर्टेलिटी भी कम होने चालू हो गई है। सो वी आर डूइंग वेरी वेल इन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट, बट वी नीड टू गेट टू ट्रीटमेंट फर्स्ट फॉर दैट। व्हेन अ पर्सन इज इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ही नीड्स अ लॉट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, नो डाउट अबाउट इट। So a good proportion of patients, at least 50% of those patients who are entering into the ICU have a high chance of death. इनके mortality rate, अभी sepsis पकड़ लो, sepsis के mortality rate on an average 40% है। मतलब 100 में से 40 जन मरने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक अगर हो गया तो a good number, वेरी लार्ज स्ट्रोक अगर हो गया तो 50% चांसेस ऑफ डेथ होता है। पेशेंट को इंट्रैक्टेबल ब्लीड अगर लिवर सेल फेलियर के साथ आया, हमने लिवर नहीं दिया, उनको नया लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करके दिया, तो 100% चांसेस है डेथ का। So yes, they are very, very close to death. Very, very close to death. It's a very difficult condition when a person comes into intensive care unit. Very difficult, yes. this sounds nothing less than a fight on a border. मुझे आपसे पूछना है कि in your career, I'm sure the biggest moment is when you have to take the quick decisions. What is that one decision that has kind of stayed with you, which you like to go back, reflect, and you kind of feel the sense of satisfaction? Because you must be taking hundreds of decisions, every single day in a very short amount of time. So, what is that one particular decision that has kind of, put a big sigh of relief with you? So there have been many such decisions. मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे पास इतने सारे decisions मैं बता सकता हूँ आपको, which has made so much of a difference. When I look back, I feel wow, this is something which made the big difference in life. So there was one patient who came in
and could not breathe and was sitting upright, just could not breathe. Already दूसरा हॉस्पिटल में जाकर आ चुका था, नर्सिंग होम में गया था और फिर हमारे पास आया था एंड ही जस्ट कुड नॉट ब्रीथ, ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा, उसे ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा है। एंड इट वाज अ संडे मॉर्निंग। नॉर्मली संडे मॉर्निंग को ना मुझे ज़्यादा काम करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन संडे मॉर्निंग को आई वाज इन माय यूजुअल क्लोथ्स, नॉट इन माय यूजुअल एप्रन एंड ऑल। आई केम, आई टुक अ राउंड एंड आई सॉ दिस पेशेंट वाज जस्ट अभी जस्ट आया है, पेशेंट हैज जस्ट कम इनसाइड। My doctors are trying to figure out what is happening. So incidentally, I was taking my round, I immediately put my ultrasound probe, and what I found was large amount of water around the heart. हार्ट के आजू बाजू इतना पानी भर गया था कि हार्ट को कंप्रेस कर रहा था, हार्ट को कंप्रेस कर रहा था। नाउ दिस रिक्वायर्स अ स्प्लिट डिसीजन टू पुट अ नीडल इनटू द हार्ट एंड रिमूव द ब्लड आउट। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड। ये हो रहा था पेशेंट, पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड। वो टाइम पे मैं उधर खड़ा था, मैंने अल्ट्रासाउंड किया, आई फाउंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ blood around the heart. I put a needle inside and the blood got released and the patient became completely normal. So this patient would have died in the next 10 minutes. In the next 10 minutes, the patient would have died, and we put that needle inside and the patient, became absolutely fine. So this is something that, you feel on the background, what if I was not there? What if my doctors were busy somewhere else? Agar my presence over there made the big difference for this person. This person lived another day because of the fact that I was able to put that needle inside his inside his heart to get that blood out. That's one. Just so many other things. There's a patient who basically came in with, patient was running at Shivaji Park. Patient, a young girl, 34, 35-year-old, was jogging, good looking girl who was jogging, nice, good body. She comes into the hospital suddenly in a collapsed state. Or she's completely collapsed. And we don't know why she's collapsed per se. We did an ECG. We didn't find what it is. We got a CT done. The CT actually showed that she has got a huge bleeding into the brain. Now, what is happening over here? When they bleed into the brain, as I told you last time, that the pupils will get dilated and then there is nothing we can do. Once the bleeding happens, it becomes so bad that the patient loses life. Immediately we put the patient on a ventilator. हम लोग ने एक SGVO2 monitor नाम का एक चीज़ डाला और हमने उनको बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की कोशिश किया. The pupil started reacting. Once the pupil starts reacting, wow, this is something, it's coming back. This lady is coming back. She came back. We rushed this patient for a surgery. We got that surgery done in record 2 hours. The patient was inside the operation theater. We got that hematoma out. Okay, वो जो इसको hematoma इसको बोलते हैं blood, उसको बाहर निकाला, and then she lived another day. Now she teaches, she takes tuitions. I mean, these are things that, these stories are something that makes so much of a difference in our life. Of course, these treatments and all comes with a lot of big cost. What do you suggest to our viewers that amount of insurance that they need to consider for times like these, and how do they justify it? So, yes, healthcare in our country presently also comes at a cost. This is very clear. If you want to go to the general and municipal hospitals, they also do a fantastic job. But unfortunately, Do you believe that? yeah, they do a good job. They do a good job. It's only the fact that you have to stand in a line. The infrastructure is not very good. But if you were to compare the equipment that they have in that hospital versus the private hospitals, it's almost the same. They're very good. They're very, very good. Very good commitment also. It's only the fact that they don't have the time to talk to you. Hmm. Say today you will sit with me and will ask me, how did this pneumonia develop? How did this happen? What are you giving? I will not have the time to deal with you if I am working in a municipality hospital because of the fact that the caseload is so high. Caseload is so high. Otherwise, the treatment is almost the same. अगर treatment आप देखोगे, treatment municipality hospital और private hospital में treatment is almost the same. I mean, I don't know why people believe they come to the private hospital, but they come to the private hospital because it's the same thing. You want to eat food standing in a line in a small cafe, or you want to go to a 5-star hotel. It's the same situation. Okay, both are the same food, it's only packaged in a different way. And the services are different. So as of now, you want better services. You don't want to, if you have the option of going in a bus and go in an Ola, you'd probably take the Ola because of the fact that the services are better, the crowd is lesser. So your comfort, your creature comforts make you go to a private hospital per se. Otherwise, there is no difference in treatment between a private हॉस्पिटल एंड अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हाँ, ऐसे काफ़ी सर्जरीज़ होते हैं जो वो नहीं कर पाएँगे, जो हम लोग कर पाते हैं. ओके, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो कैचिंग अप, वो भी कैच अप हो रहा है. ओके, वो भी कैच अप हो रहा है. बट इफ यू आस्क मी फॉर केयर, केयर में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है पर से. इफ यू आस्क मी हाउ मच मनी यू रिक्वायर, in municipality hospitals and private hospitals, you don't require, in public hospitals, you don't require anything. You just go there, take an OPD slot and you start, isn't it?
लेकिन if you come to a private hospital, you will require a good amount of money if you are coming to a private hospital, but you will be ensured that the fact that your patient will get the right treatment. You'll be ensured with the fact that your doctor will be committed to take care of this part. There will be no trainee doctors that are taking care. All of the doctors will be totally involved with your case and they will communicate with you at every level of care. ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, and you will know exactly how your patient is going through. However, if you ask me, I don't know why people don't spend on healthcare. Okay, हमारा health spending right from country to personal, everything is less. जैसे कि आपका पता है हेल्थ हमारा कंट्री में हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी कितना होता है? 4%, 4% से भी कम। यूएस में कितना है? 18%। अब देखो, लुक एट द डिफरेंस कि पूरा कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ में, यूएस, और हमारा कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक कंट्री होते हैं उससे सबसे कम है। वी आर ब्रिक कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ये चारों में भी हमारा हेल्थ केयर स्पेंडिंग सबसे कम है। ये हो गया कंट्री लेवल पे, ये हो गया कंट्री लेवल पे, राइट। नाउ इफ यू गो टू अ लेवल ऑफ पर्सनल लेवल, अभी आप एक महीने में कम से कम 2 बार मूवी के लिए जाओगे आपके फैमिली के साथ। हाँ, आप 2 बार अगर जाओगे, कोई भी पीवीआर पकड़ लो अर्बन सिटी में, हाँ, पीवीआर पकड़ लो, आप 400-500 रुपए की टिकट लेते हो, वहाँ पर आपको पॉपकॉर्न खा लेते हो 500-600 रुपए का। तो टोटल एक्सपेंडिचर 1 महीने का अगर आप पकड़ के चलोगे विद अ फैमिली ऑफ 4 विल बी समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज़। Yeah. ओके, अगर आप पूरा एक्सपेंडिचर खाना-पीना सब पकड़ के देखोगे, उतना होता है। हम 5,000 रुपए भी हमारे हेल्थ में लगाते नहीं है इंश्योरेंस में। हाँ, अगर 5,000, 4,000 भी लगा दिया इंश्योरेंस में, over a period of time, you will have enough insurance. Now, how much do you take? The average expenditure in a good private hospital per day for at least the first couple of days is going to be 1 lakh rupees. 80,000 to 1 lakh rupees per day. Per day. This is the cost that you have in a private healthcare setup. If you are that sick that you require life support systems. If you are very sick that you require life support systems like ventilators, like machines to keep the kidney going, like medicines to keep the blood pressure, antibiotics, अगर ये सब कुछ पकड़ के चलोगे तो आपका कॉस्ट 80,000 to 1 lakh per day for the first 3-4 days होगा। उसके बाद कॉस्ट 50 to 60,000 रुपीज पर डे होगा। अभी आप सोचो, एन एवरेज स्टे फॉर अ पर्सन इन दी इंटेंसिव केयर यूनिट वेरी क्रिटिकल अगर रहा तो 7 to 10 डेज तो है ही। अगर बहुत क्रिटिकल रहा 7 to 10 डेज अगर पकड़ा तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास 10 लाख की इंश्योरेंस होनी चाहिए एटलीस्ट। हमारे पास यूजुअली 2 to 3 lakhs होती है एवरेज इनकम। That is the problem. So if you have somewhere around 10 lakhs, only then it is sufficient enough to manage any exigency in life. अगर आपको लास्ट एक टेक अवे देना हो हमारे व्यूअर्स को टू अवॉइड द लैंडिंग इनटू आईसीयू, आर देयर एनी अंडरलाइंग सिम्पटम्स दैट दे ऑफन इग्नोर, और हाउ डू यू वांट पीपल टू टेक केयर ऑफ इट? Okay, so I'll split this into 2 parts. First is how to prevent an illness. Number one, preventing an illness is doing things that you do right, better. That means to say, sleep for 8 hours. Ensure that you get 6 to 8 hours of sleep on an average day. Drink a good amount of water. An average person will require 8 to 10 cups of water. Okay, so 8 to 10 cups of water per day. Ensure that you are having a healthy lifestyle. That means you are getting up and exercising at least for 30 to 45 minutes in a single day. Ensure that you are not eating food from outside. Home cooked food which are completely non-processed is something that will keep you living long. Don't ignore the signs of diabetes or a heart issue anytime. So in the sense that you're not feeling your legs or your sugar is on the higher side, don't ignore it. Come to the doctor. Take help early in life. Because remember this, diabetes is a silent killer. It is the biggest killer that you can think of. Avoid that. You'll avoid heart issue, you'll avoid stroke, you'll avoid everything else per se. Now the second part of the question is whether if you have an emergency at home, what do you do? Okay, first thing, 5 important takeaways I'll give you on this. Okay, if you are at home and there is an emergency, let it be anything. Okay, first thing is, don't run around with your hand in your pocket. You will fall down. You will become the emergency. Okay, so don't do that. Number 2, don't call your personal loved ones. That is waste of time. They are not going to help you. Your personal loved ones are not doctors. They will not help you. Call the person, call 108 or the number of the ambulance. That will help you. So call them. Third thing, presence of mind, calm. That means you have to ensure that आप एकदम साइलेंटली कामली ये सब देखें, एंड देन अंडरस्टैंड हमको क्या करना है फर्दर।
पल्स रेट अगर चेक करना है, बीपी अगर चेक करना है, पेशेंट का कॉलर ठीक करना है. थर्ड, calmness. Everything is very important with respect to calmness. Fourth, don't try to put this person into your car and take this person. Very wrong thing. Very wrong thing. Don't do that. When you're doing that, what we want is the ambulance services coming to you, giving you first aid there, and then taking you to the hospital where you have to go to, not taking you anywhere. If you put them in a car, it is not something that you can help in. In fact, you would be in stress, you would be driving fast, you will get into an accident. Okay, so it's not something I would not say take him in your own car. That is something that is very wrong. Let the ambulance services come. The ambulance services will have a trained EMS doctor in that place, and they will take him. लोग देखेंगे. And the fifth most important thing is, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे नजदीक टर्शरी केयर सेंटर कौन सा है, जहाँ पर सब सुविधाएं हैं. That should be always there on your back of your mind, and you must say that this is where I need to go, because this is where all the facilities are. So these 5 things, if you keep in your mind, you will ensure that your loved one gets the best help in the event that there is a problem. It was wonderful, wonderful, wonderful having you. I'm sure there are many topics that we have not yet touched upon. We'll be looking forward to having you next time also. Till then, we'll say goodbye to our viewers. Whatever questions you may have, you may, drop it into our comment section and we'll reach out to you with the answers that doctor has to give. Thank you so very much. Thanks very much.